हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सॉलिड का टाइप पर बात किया था और हम लोग पहुँचे थे यूनिट सेल पर, जिसमें हमने कहा था कि यूनिट सेल 7 टाइप के हैं, जिसमें सबसे कॉमन टाइप का यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है। क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें तीनों साइड भी बराबर हैं और तीनों एंगल भी 90 डिग्री का है, बराबर है। अब इसमें हम लोगों ने फिर ये बात किया था कि क्यूबिक यूनिट सेल 3 टाइप्स के हैं: सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक जिसमें स्फीयर सिर्फ कॉर्नर पर ही रहेंगे। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर के अलावे फेस सेंटर पर भी होगा, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर पर। अब ये मामला है कि ये एक यूनिट सेल है, लेकिन किसी भी सॉलिड में इनफाइनाइट यूनिट सेल होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे कि मकान अगर सॉलिड है तो ईंटा यूनिट सेल है, और एक मकान में हजारों ईंटा लगा हुआ, सजाया हुआ। तो जब आप यूनिट सेल को सजाते हैं, मान लीजिए यूनिट सेल, हजारों यूनिट सेल को आप अरेंज करते हैं, तो वो यूनिट सेल इस तरह से अरेंज होता है। जैसे इस फिगर में मान लो एक ईंटा है, दूसरा ईंटा, तीसरा, चौथा, इसी तरह से चारों तरफ ढेर सारा होगा। इसके ऊपर भी रहेगा, चारों के ऊपर होगा। तो ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर इस यूनिट सेल का भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। इतना ही नहीं, चारों पर एक एक यूनिट सेल और रख दें तो उन चारों का नीचे वाला एक कॉर्नर यहीं पर आएगा। मतलब ये कॉर्नर में 8 यूनिट सेल का कॉर्नर का ये जंक्शन है। 8, 4 ये हुआ, 4 जब इसके ऊपर रखेंगे तो जब आप कॉर्नर पर स्फीयर कहते हैं तो ये कॉर्नर का स्फीयर, मतलब ये एक सिंगल यूनिट सेल का हिस्सा नहीं है, ये 8 यूनिट सेल का हिस्सा है। क्योंकि 8 यूनिट सेल का ये जंक्शन है, तो किसी एक यूनिट सेल को इस स्फीयर का 1/8 पार्ट ही अवेलेबल है। तो जब हम कहते हैं कि कॉर्नर पर ये स्फीयर है, तो वो पूरा का पूरा स्फीयर इस एक यूनिट सेल में नहीं है, उसका 1/8 पार्ट ही है। तो याद रखना है कि स्फीयर का कितना हिस्सा एक यूनिट सेल में पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन of a sphere in one unit cell is 1/8, 1/4, 1/2, 1. For the sphere at corner, for the sphere at body
center. For the sphere at face center. For the sphere at body center. जब हम कहते हैं कि कोई स्फीयर कॉर्नर पर है तो वो स्फीयर का 1/8 पार्ट ही इस यूनिट सेल का हिस्सा है, क्योंकि अभी हमने दिखाया कि किसी भी कॉर्नर पर 8 यूनिट सेल का जंक्शन होता है। अगर ये चीज़ किसी को समझने में दिक्कत हो तो वो इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकता है कि वो 4 ईंटा का टुकड़ा ईंटा ले और उसको सजा दे इस तरह से बगल में रख करके, तो वो क्या पाएगा कि चारों ईंटा का यही एक कॉर्नर कॉमन है। अब वो ऐसा करे, इस ईंटा पर भी एक ईंटा और रख दे, इस पर भी एक रख दे, इस पर भी, इस पर भी, तो उन चारों का भी एक कॉर्नर यहीं पर आएगा। मतलब जो कॉर्नर होता है वो एक नहीं 8 यूनिट सेल का कॉमन पॉइंट या जंक्शन है। तो वो जो स्फीयर जो कॉर्नर पर हम दिखाते हैं वो किसी एक यूनिट सेल का पार्ट नहीं है, एक यूनिट सेल में उसका 1/8 पार्ट ही होता है। तो याद कर लेना है कि जो एटम कॉर्नर पर है उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/8 होगा। जो एज सेंटर पर है, एज पर, जैसे ये एज है तो यहाँ पर कोई स्फीयर होगा तो यहाँ पर 4 यूनिट सेल का एज है। इस दोनों ईंटा का एक किनारा यहीं पर है, इस पर एक एक रखेंगे, उन दोनों का ईंटा का भी नीचे वाला किनारा यहीं पर आएगा। तो यहाँ पर जब स्फीयर दिखाते हैं तो 4 यूनिट सेल में उसका पार्ट जाएगा, तो एक के हिस्से में 1/4 पार्ट ही आएगा। और जो स्फीयर फेस सेंटर पर है उसका 1/2 पार्ट ही एक यूनिट सेल में है। जैसे मान लीजिए ये कमरा एक यूनिट सेल है, इसके बगल का कमरा दूसरा यूनिट सेल, तो ये दीवार है फेस। तो यहाँ पर एक बॉल अगर हम स्फेरिकल बॉल रखें तो अगर इस दीवार की मोटाई 0 हो तो उस बॉल का आधा पोर्शन उस रूम में रहेगा, आधा पोर्शन इस रूम में। तो एक यूनिट सेल को, एक रूम को कितना मिला? 1/2। लेकिन जो स्फीयर बॉडी सेंटर पर है तो वो तो पूरा का पूरा उस बॉडी के, उस यूनिट सेल के अंदर का हिस्सा है, उसमें दूसरे यूनिट सेल का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये चीज़ याद कर लेना कि जो स्फीयर कॉर्नर पर है उसका 1/8 ही एक यूनिट सेल में जाएगा, जो एज सेंटर पर है उसका 1/4 पार्ट ही एक यूनिट सेल में जाएगा, जो फेस सेंटर पर है उसका 1/2 पार्ट, और जो कॉर्नर पर है, बॉडी सेंटर पर है, वो पूरा का पूरा स्फीयर उसी यूनिट सेल में के अंदर ही पाया जाएगा। अब जब ये चीज़ आप याद रखने लगते हो तो अब आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो यूनिट सेल का है उसको आप निकाल सकते हो, और वो क्या है कि हाउ मेनी स्फीयर या एटम आर देयर इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम होते हैं, कितने एटम का एक यूनिट सेल बना हुआ होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनाने के लिए ये कैलकुलेशन। नंबर ऑफ spheres in 1 unit cell
जिसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है इन सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसको कहेंगे? जिसमें स्फीयर सिर्फ कॉर्नर पर होगा, ना फेस सेंटर पर होगा, ना बॉडी सेंटर पर। तो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितने एटम से बनता है इसको निकालना है, माने जेड का वैल्यू। जेड क्या है? एक यूनिट सेल में एटम या स्फीयर की गिनती। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में स्फीयर रहता कहाँ है? कॉर्नर पर। इसमें ना फेस सेंटर पर कोई है, ना बॉडी सेंटर पर, सिर्फ कॉर्नर पर। तो कॉर्नर में जो एटम होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। अभी हम लोगों ने लिखा। और टोटल कॉर्नर है कितना? 8 कॉर्नर। जैसे ऊपर में 4 कॉर्नर, नीचे में 4। एक कॉर्नर का 1/8 तो टोटल 8 कॉर्नर। तो ये आंसर आया 1। मतलब अगर क्वेश्चन पूछता है, पहले भी पूछा है कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हाउ मेनी एटम्स आर देयर, तो आंसर है 1। उसी तरह से अगर हम निकालेंगे इन FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में स्फीयर कहाँ है? कॉर्नर पर। तो कॉर्नर का 1/8 इंटू कितना कॉर्नर? 8। लेकिन कॉर्नर के अलावे इसमें फेस सेंटर पर भी एटम है। FCC नाम ही है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। कॉर्नर में भी है और फेस सेंटर में भी है। तो कॉर्नर का तो हो गया 1/8 इंटू 8, और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना लिखे थे हम लोग? 1/2। और कितना फेस? 6 फेस। कैसे? बार बार हम समझा रहे हैं। ये कमरा यूनिट सेल है तो 4 फेस हो गया, 4 दीवार। 1 फेस हो गया छत, 1 फेस हो गया सरफेस। तो फेस सेंटर का 1/2 इंटू 6, तो ये आंसर आ जाता है 4। मतलब एक FCC यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कितने एटम्स से मिलकर बना है? 4 एटम। उसी तरह से अगर हमको BCC से निकालना हो तो BCC में कितने एटम्स हैं? तो BCC में कॉर्नर में है, कॉर्नर का 1/8 इंटू 8 प्लस, और कहाँ है? बॉडी सेंटर में। इसमें फेस सेंटर में नहीं है, कॉर्नर और बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर का 1, और बॉडी सेंटर की गिनती भी 1 है। एक यूनिट सेल में एक ही बॉडी सेंटर। तो ये आंसर आ जाता है 2। ये आपको क्वेश्चन में भी पूछता है, याद रखना है। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 1 एटम से बनता है। एक FCC यूनिट सेल 4 एटम से मिलकर बनता है, जबकि एक BCC यूनिट सेल 2 एटम्स से मिलकर बनता है। ये जो कैलकुलेशन यहाँ पर हम लोगों ने किया, इससे हम लोग इस पर आधारित, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। NCERT में भी इस तरह के क्वेश्चन हैं जिसको तुम लोग बनाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ क्वेश्चन हम यहाँ बनाकर दिखाते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन आपको NCERT के एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा, वहाँ पर आप बना सकते हो। तो जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं, ए सॉलिड crystallizes in FCC lattice।
atoms of element A occupy corner while atoms of B element B occupy face center. The formula of this solid will be A B to B, A to B, C, AB 3, D, AB. कहता है एक सॉलिड जो है क्रिस्टलाइज होता है एफसीसी लैटिस में, मतलब इसका यूनिट सेल एफसीसी है। एफसीसी है मतलब एटम्स कहाँ हैं? कॉर्नर पर है और फेस सेंटर पर। दो एलिमेंट से बना है सॉलिड, जैसे अल्मोनियम ऑक्साइड दो एलिमेंट से बना है, अल्मोनियम से और ऑक्सीजन से। यहाँ एक एलिमेंट को ये ए लिख रहा है, दूसरे को बी। कहता है ए एलिमेंट का एटम यूनिट सेल के कॉर्नर पर प्रेजेंट है, जबकि एलिमेंट बी का एटम फेस सेंटर पर है। तो बताइए इस सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा? इस चैप्टर में फॉर्मूला क्या होगा, इस टाइप के दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ये पहला टाइप है और दूसरा टाइप आगे के क्लास में हम बाद में उस पर डिस्कस करेंगे। ये जो टाइप है फॉर्मूला बताने वाला, इसको बनाने का तरीका ये है कि एक यूनिट सेल में जो एटम्स हैं, एक यूनिट सेल में जो एटम्स हैं उनका रेशियो ही फॉर्मूला डिटरमाइन करेगा। तो हमको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, एक यूनिट सेल में एलिमेंट ए का एटम कितना है पहले निकालेंगे और एलिमेंट बी का कितना एटम है निकालेंगे और फिर दोनों का रेशियो देखेंगे। यहाँ पर हम निकालेंगे इन वन यूनिट सेल नंबर ऑफ ए एटम्स निकालेंगे और नंबर ऑफ बी एटम्स भी निकालेंगे। एक यूनिट सेल में ए का एटम्स कितना है इसको भी निकालना है और बी का एटम निकालना है। तो ए कहाँ है लिख रहा है, तो ए जो है ये कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, टोटल कॉर्नर 8, तो आंसर आ गया 1। अब बी एटम्स निकालिए, बी कहाँ पर है, तो फेस सेंटर, फेस सेंटर का 1/2 कितना फेस 6, तो आंसर आ गया 3। तो एक यूनिट सेल के अंदर एलिमेंट ए का एटम 1 है और बी का एटम 3 है,
तो इस दोनों एटम का रेशियो क्या आया? 1:3। सो फॉर्मूला जो होगा फॉर्मूला इज AB3। ए एटम 1 है, बी एटम 3 है, तो इस सॉलिड का फॉर्मूला AB3 है। तो इस क्वेश्चन से पता चला कि एक यूनिट सेल में जितने एटम्स होते हैं उससे हम फार्मूला सॉलिड का निकाल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बराबर एग्ज़ाम में आता है। एनसीईआरटी में, अदर बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उसको बनाने का कोशिश कीजिए। इसमें और भी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ये तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर होमवर्क के तौर पर लिख लेते हैं, जो इसी थ्योरी, इसी नॉलेज पर ही बनना है, उसको ट्राई करना है। जैसे एक क्वेश्चन लिख लीजिए जिसको खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन, सोडियम metal has BCC structure. Find out the number of unit cell in 10 to the power minus 3 microgram, 2.3 माइक्रोग्राम ऑफ सोडियम। याद रखना 1 माइक्रोग्राम बराबर होता है 10 टू दी पावर माइनस 6 ग्राम। कहता सोडियम मेटल का बीसीसी स्ट्रक्चर है, मतलब इसका यूनिट सेल बीसीसी टाइप का है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब एटम्स कॉर्नर और बॉडी सेंटर पर हैं। तो इसका क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 2.3 माइक्रोग्राम सोडियम है, तो बताइए इस 2.3 माइक्रोग्राम सोडियम में टोटल यूनिट सेल की गिनती क्या होगी, इसको निकालना है। इसको खुद से ट्राई करना है, बनाने का कोशिश करना है। आंसर हम लिख देते हैं, खुद से ट्राई करना है। 3.01 इंटू 10 टू दी पावर 16। अब आइए एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन या डेराइवेशन या रिलेशन कह सकते हैं, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। अभी तक आपने पढ़ा यूनिट सेल, और हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि यूनिट सेल के अंदर जब स्फीयर अरेंज होता है, एटम, आयन या मॉलिक्यूल, तब वो सॉलिड बनेगा। तो स्फीयर, यूनिट सेल हो गया ढांचा, स्फीयर हो गया उसको सजाना। यूनिट सेल का जो पैरामीटर है वो है उसका एज लेंथ।
relation between age length of unit cell A and radius of sphere R. एज लेंथ हमने 3 कहा था, ABC, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। चूंकि हम लोग बात क्यूबिक यूनिट सेल का कर रहे हैं और क्यूबिक यूनिट सेल में तीनों साइड बराबर है, ABC तीनों बराबर है, इसलिए हम इसको सिर्फ A ही लिख रहे हैं। लंबाई भी ये है, चौड़ाई भी ये है और ऊंचाई भी, और इसको ना लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई, सिर्फ क्या लिख दे रहे हैं, एज लेंथ, किनारे की लंबाई। वो किनारा चाहे लंबाई हो या चौड़ाई या ऊंचाई, तीनों तो बराबर है। तो यूनिट सेल का एज लेंथ A और उसमें जो स्फीयर को सजाएंगे उसका रेडियस R, इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? आप ऐसे समझिए, जो सामान आप मार्केट से लाते हैं और कार्टून में भर के देता है, तो कार्टून हो गया यूनिट सेल और वो सामान हो गया स्फीयर। तो क्या आप एक मोबाइल के कार्टून में एक फ्रिज को भरकर ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मोबाइल छोटा साइज का है तो उसका कार्टून का साइज भी छोटा होगा, फ्रिज बड़ा साइज का है तो कार्टून का साइज भी बड़ा होगा। तो जो एटम है, जैसे सोडियम एटम छोटा है तो उसका यूनिट सेल का साइज भी छोटा होगा, सीजियम एटम बड़ा है तो उसके यूनिट सेल का साइज भी बड़ा होगा। तो यहां पर हमें यही देखना है कि एटम का रेडियस जब कितना बड़ा होगा तो यूनिट सेल का साइज क्या होगा। इसका हेडिंग है कि यूनिट सेल का एज लेंथ A और उसमें जो सजाएंगे उस स्फीयर के रेडियस R का रिलेशन क्या है। क्यूबिक यूनिट सेल में ये 3 रिलेशन है। एक है R बराबर A/2, दूसरा है R बराबर A/2√2 और तीसरा है R बराबर √3A/4। ये रिलेशन सिंपल क्यूबिक के केस में होगा, ये रिलेशन सही है FCC में और ये BCC में। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको NCERT में भी मिलेगा और बैक ईयर्स के क्वेश्चन बनाएंगे आप तो वहाँ भी मिल जाएगा। कभी आपको स्फीयर का रेडियस देगा, यूनिट सेल का एज लेंथ निकालने कहेगा, कभी एज लेंथ देगा और रेडियस निकालने कहेगा। तो क्वेश्चन में देखना है कि सिंपल क्यूबिक लिख रहा है तो इस फार्मूला से बनेगा, FCC कहा है तो इस फार्मूला से, और BCC कहा है तो इस फार्मूला से बनेगा। तो इन फार्मूला को हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन हम सबको प्रूफ करेंगे नहीं, उतना नीड हम लोगों को यहाँ है नहीं। मेन है ये रिलेशन याद रखना। आपके सेटिस्फैक्शन के लिए इसमें हम एक प्रूफ यहाँ पर करके दिखा देते हैं। आप ऐसे देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं FCC का, तो FCC में स्फीयर कहाँ रहता है? कॉर्नर पर रहता है और फेस सेंटर पर रहता है।
तो हम इसे स्फीयर को आपको दिखा रहे हैं किसी एक फेस का। ये देखिए, ये एक फेस है, तो 4 कॉर्नर पर आप देखिए 4 स्फीयर है और एक स्फीयर यहां पर फेस सेंटर पर है। अब यहां पर देखिए कि ये 4 कॉर्नर दिखाए गए हैं। यहां पर यहां पर आप ट्रायंगल ले लीजिए ABC। तो यहां पर इन ट्रायंगल ये हमने लिया है FCC। कैसे? क्योंकि कॉर्नर पर है और फेस सेंटर, इस फेस का सेंटर पर। तो इन ट्रायंगल ABC, AB कितना है A और BC कितना है A, क्योंकि ये एज लेंथ है और इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी A होता है। तो यहां पर AC कितना होगा? AC बराबर होगा √ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर √ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर होगा √2A। 2A स्क्वायर बराबर √2A। अब यहां पर AC जो है इसमें 4 रेडियस हैं। एक रेडियस यहां से यहां तक, इसका 2 रेडियस और यहां एक रेडियस, 1 2 3 4 रेडियस है। तो ये टोटल दूरी 4r के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं इसके नीचे लिखना है सो 4r AC के बराबर है यहां तक और अभी आपने निकाला कि √2A भी AC के बराबर है। तो ये दोनों बराबर हो गया, इसलिए 4r बराबर √2A, इसलिए r बराबर A/2√2। ये हमने FCC वाला आपको रिलेशन प्रूफ करके दिखाया, लेकिन ये प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। मेनली क्वेश्चन बनाने के लिए हमें ये रिलेशन याद करके रखना होगा। सिंपल क्यूबिक में r बराबर A/2, FCC में r बराबर A/2√2 और BCC में r बराबर √3A/4। यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो यहाँ पर हम अलग से दिखा रहे हैं कि 4r बराबर √2A, तो r बराबर √2A अब बटे 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और √2A, ये 4 नीचे आएगा, 4 को 2 × 2, तो एक 2 को रहने दीजिए और एक 2 को √2 गुना √2 लिखिए, तो ऊपर नीचे एक √2 कैंसिल होके क्या बचेगा? A/2√2। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो इसलिए हमने यहाँ दिखा दिया, हम डायरेक्ट यहाँ लिख चुके हैं r बराबर A/2√2। तो ये रिलेशन यूनिट सेल का एज लेंथ A और स्फीयर के रेडियस r का ये रिलेशन आगे क्वेश्चन बनाने के अलावे आगे के बहुत सारे स्टडी में हमारा हेल्प करेगा। और उसमें जो अगला चीज़ हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि हम सॉलिड का पैकिंग इफ़िशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। पैकिंग इफ़िशियंसी का मतलब क्या है?
जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं कि यूनिट सेल एक बक्सा है, उसमें स्फेरिकल बॉल जो सजाएंगे वो स्फीयर है। तो आप एक बक्से को लीजिए और उसमें स्फेरिकल बॉल को सजा के बक्सा को भर दीजिए। तो जब पूरा बॉल को आप भर देंगे तो क्या बक्से के अंदर जितना स्पेस था, जितना जगह था, वो सारा जगह स्फीयर ने घेर लिया है या बीच बीच में कुछ गैप्स रह गए हैं? तो डेफिनेटली स्फीयर सजाएंगे तो बीच बीच में कुछ खाली जगह या गैप तो रहेगा ही। तो टोटल बक्से में जितना स्पेस था उसमें से जितना जगह स्फीयर ने छेक लिया उसे हम पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी कहेंगे, और जो गैप रह गया उसको एम्प्टी या वैकेंट स्पेस कहेंगे। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है जिसे हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग फ्रैक्शन या इफिशियंसी। The fraction of total volume of unit cell occupied by the spheres is called packing fraction of solid. It is given as F। पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स इन 1 यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला, एक यूनिट सेल में जितने स्फीयर्स होते हैं उन सब का वॉल्यूम को डिवाइड करना है यूनिट सेल के वॉल्यूम से। अब ये स्फीयर्स का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर इनटू नंबर ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर के वॉल्यूम को निकालकर उसको जो गिनती है
उससे गुना कर देंगे और यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा a क्यूब, क्योंकि इसका साइड ए है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी। तो वॉल्यूम क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, a इंटू ए क्यूब बराबर एक स्फीयर का वॉल्यूम होता कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल स्फीयर है कितना? z के बराबर। पीछे हम लोग देख चुके हैं, z का वैल्यू निकाले भी है सिंपल क्यूबिक में 1। एक यूनिट सेल में कितना स्फीयर? 1। जब सिंपल क्यूबिक का निकालना है तो z का वैल्यू 1 रखेंगे, FCC का निकालेंगे तो z का वैल्यू 4 निकालें हम लोग, और BCC में z का वैल्यू 2 रखेंगे। अब बटे a क्यूब बराबर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू z बाई ए क्यूब। यह पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी यूनिट सेल का या सॉलिड का पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं। सिंपल क्यूबिक या BCC का निकालने के केस में इसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग निकालेंगे एग्जाम्पल में, पहला इन सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में इस फार्मूला में z का वैल्यू रख देना है 1 और r का वैल्यू हमको रखना है a/2। सिंपल क्यूबिक में r और a का रिलेशन में लिख चुके हैं a/2। तो रखिए, तो f बराबर आएगा, यहाँ देखिए 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r का वैल्यू a/2, और r पर चूंकि क्यूब है तो इसका क्यूब, इंटू z ऊपर है तो इसका वैल्यू 1 और नीचे बचा हुआ है a क्यूब। यहाँ a क्यूब कट जाएगा, बाकी आप कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा। ये आएगा 0.52, निकाल कर देख लेना है कैलकुलेट करके, 0.52 आएगा। मतलब सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन 0.52 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिंपल क्यूबिक में यूनिट सेल का 52% स्पेस ही स्फीयर ने छेक रखा है और 48% स्पेस बिल्कुल खाली है, वहां कोई स्फीयर नहीं है। इट मीन्स स्पेस, पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से गुना करेंगे तो परसेंट में बदल जाएगा, तो 0.52 इंटू 100 52 स्पेस occupied by spheres and 48% space is empty. यूनिट सेल के अंदर का 52% स्पेस ही, 52% जगह ही यूनिट सेल ने घेर रखा है और 48% बिल्कुल खाली है। एक और एग्जाम्पल, अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन FCC का निकालना चाहेंगे
तो इसमें z का वैल्यू हमको रखना होगा 4 और a का वैल्यू r बराबर रखना होगा a/2√2। तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा 4/3, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r का वैल्यू a/2√2। लेकिन r पर चूंकि क्यूब है तो a/2√2 पर क्यूब इंटू z का वैल्यू 4 और नीचे तो एक क्यूब है ही। पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला हम लिख चुके हैं, उसको देख लेना। a क्यूब कट जाएगा और बाकी जो बचा उसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.74। पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कितना? 0.74 को टिक मारेंगे। इसका मतलब क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 हुआ, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब 74% जो स्पेस है यूनिट सेल का वो स्फीयर ने घेर रखा है और सिर्फ अंदर में जो गैप बचे वो 26% स्पेस ही खाली है। नीचे लिखिए, इट मीन्स 74% space occupied by spheres and 26% space is empty। एफसीसी यूनिट सेल में 74% स्पेस स्फीयर ने ऑक्यूपाई किया है और 26% ही स्पेस क्या है? खाली है। इसी तरह से आप लोग बीसीसी का भी आप खुद से निकाल लेंगे और यहाँ आएगा 0.68। जब पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं हम लोग, इसके बाद इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला जिस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है और पूछता भी है, उस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूलिए ताकि ये वीडियो टाइम पर ही मिलता रहे और इसका फ़ायदा उठाइए। हम बार बार कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्लास खुलने पर उन सबको हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।